उस एक समिति के एक अध्यक्ष को आप जज बोल रहे हैं और बाकी सबको बाबू कह रहे हैं। इस मूर्ति को लगाने की अनुमति आज दिनांक में है कि 2025 से पहले ज्ञापन क्यों नहीं दिया। अगर आज मैं इसका वेरिफिकेशन करा दूं तो 5 वकील से तो मेरे बात हुई जो एक कहते हैं मेरे हस्ताक्षर ही नहीं है। क्योंकि बाबा साहब की जो विचारधारा है उनने सारे ही ऊंच नीच के भेदभाव को मिटा के इस देश में समानता की व्यवस्था का जन्म संविधान को देकर की, जिसके अनुसार एक मजदूर का बेटा और एक राष्ट्रपति का बेटा एक पैमाने में भारत के कानून में ना बचे। अभी बीच में और समाज के लिए कभी भी कुछ किया बीच में बाबा साहब ने देश में समानता के लिए कुछ नहीं किया। हम प्रतिमा लेके जगह जगह नहीं घूमेंगे, इसको लगा दीजिए। नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं बड़ी बहस लेकर। दरअसल अब तक हमने आपको ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ के परिसर से चल रहे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर मूर्ति विवाद से जुड़े तमाम पहलू से लगातार रूबरू कराया है। आचरण ने पूरा कवरेज दोनों पक्षों का हमेशा दिया, लेकिन आज जो हम स्टूडियो के भीतर से दोनों पक्षों के साथ एक सार्थक बहस लेकर आए हैं, उसके पीछे का मूल मकसद सिर्फ यह है कि आखिर वकीलों के दो समुदायों के बीच वैचारिक लड़ाई को बाजार में क्यों लाया गया। सवाल यह भी है कि इससे राजनीति की रोटी सेकने वाले तमाम संगठन और नेताओं को माइलेज देने का मौका वकालत के पेशे से जुड़े दोनों पक्षों ने आखिर क्यों कर दिया। और इस पूरी बहस में हम इस पर बिल्कुल नहीं जाएंगे कि बहुजन समाज ने क्या आंदोलन किया, सवर्ण समाज से जुड़े संगठन क्या कर रहे हैं। हम सीधे सीधे कोर्ट ऑफ लॉ पर रहेंगे और इस कोर्ट ऑफ लॉ के तहत दोनों ही पक्षों से जानेंगे कि आपका न्यायालय, आपके न्यायालय का परिसर, वहां पर लगने वाली मूर्ति का विवाद आखिर भीतर ही भीतर क्यों नहीं सुलझा लिया जाता है, क्या कारण है। तो शुरू करने से पहले मैं तारुफ कराऊं, परिचय कराऊं मेरे साथ मूर्ति के समर्थन को लेकर के सबसे पहले आवेदन देने वाले एडवोकेट विश्वजीत रतोनिया मौजूद हैं और मेरे साथ में है राकेश जी, और दूसरे पक्ष से आशुतोष दुबे और एमपी सिंह साहब। मैं चारों ही वकील साहबों का बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत, वंदन करता हूं आचरण की इस बड़ी बहस में। अब इस भूमिका के बाद सीधा पहला सवाल कि अगर बाबा साहेब की मूर्ति लग जाती है हाईकोर्ट परिसर में, तो सिंह साहब और दुबे जी क्या लगता है, परेशानी क्या है। ये देश के अंदर जी जो संविधान बना था, संविधान की समिति जो थी आजादी से पहले, मतलब भारत विभाजन से पहले, उसमें 389 मेंबर्स थे। भारत विभाजन के बाद 299 मेंबर्स रह गए और 299 मेंबर्स ने उस पूरे संविधान को लिखा। सबका कहीं ना कहीं अहम योगदान था, हम किसी के योगदान को इग्नोर नहीं करते। अब मान लीजिए अगर सिर्फ मैं मूर्ति पर बात करता हूँ तो देश के अंदर सर्वाधिक मूर्तियां भीमराव अम्बेडकर जी की लगी हैं। बिल्कुल है। अब मैं बात करता हूँ देश में 2 जिले भी भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर हैं, लेकिन जो 299 लोगों में से अगर 298 बचे, क्या उनकी शहादत को या उनके त्याग और उनके बलिदान को क्या हम अतिक्रमण या आरक्षण की चपेट में ढक देंगे? क्या उनकी मूर्तियां देश में लगाए जाने का कोई अधिकार नहीं? अरे भाई ठीक है, बहुत सारी जगह अम्बेडकर साहब की लग गई तो बच्चे में कई जगह पर राजेंद्र प्रसाद जी की लगा देते। या आपको एक नाम बताता हूँ जो नाम इस संविधान निर्मात्री समिति में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब का, जिनके हाथ से, जिनकी सुलेख राइटिंग में ये संविधान दोनों लैंग्वेज में लिखा गया था। क्या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब का जो त्याग है, बता दो भारत में कोई एक मूर्ति लगी हो? हर संविधान के हर पन्ने पर उनके हस्ताक्षर है। अब बात करते हैं कि उनके हस्ताक्षर है, उन्होंने पढ़ाई लिखाई में कम की हो तो किसी से कम पढ़े लिखे नहीं थे। वो जो दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़ाई करके आए थे, उस जमाने में दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिला। साहब मैं एक छोटा सा सवाल आपका, मुद्दे की नहीं सर, कंक्लूड करता हूं। मुद्दे की बात ये है कि देखिए, सबको संविधान में कहते हैं ना, सबको अवसर मिलना चाहिए, सबको समानता का अधिकार, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है।
तो भाई 299 सबको समानता का अधिकार मिलता ना। 299 में मैं कर 298 की मूर्ति देश में कहीं और लगी होती ना, मैं तैयार हो जाता हूँ, तैयार हूँ। आपके पक्ष ने जो आपने नाम गिनाए उनमें से किसी की मूर्ति लगाने का कोई आवेदन दिया था क्या? देखिए, आपका बात का जवाब देता हूँ सर जी। हम न्यायालय को ये चाहते थे कि न्यायालय में न्यायमूर्तियों की आवश्यकता है, न्यायमूर्तियों की नियुक्ति हो जाए, इसलिए हम मूर्तियों का समर्थन ही नहीं करते थे ठीक, पहले तो, ठीक। क्योंकि देश को न्यायमूर्तियों की आवश्यकता है। तमाम हाँ, सारी पेंडिंग पेंडिंग केस बहुत है, बिल्कुल। और आज इस मूर्ति के विवाद से क्या हुआ पता है? हम वकीलों की, हम जो अधिवक्ताओं की जो एकता थी, उसको किसी न किसी ने खंडित करने का प्रयास किया। जो व्यक्ति मूर्ति के विरोधी रहे हो, क्या उनकी मूर्ति लगाए जाना संविधान में जायज है? 7 लोगों की समिति है, 7 लोगों की समिति में 5 लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध ये किया। शुरू से आप लोग कह रहे हैं कि 5-3 या 5-2 नहीं, मैं वो सारे दिखाऊंगा, मैं लाया हूँ। 5 लोगों ने विरोध किया, 2 लोगों ने समर्थन किया कि नहीं किया, उसके प्रमाण मेरे पास नहीं है। 5 लोगों के विरोध के प्रमाण है मेरे पास। अब बात आती है, जब बहुमत से, मेजोरिटी से ये आदेश पारित नहीं हुआ, फिर सरकारी जमीन पर, सरकारी भूमि पर, बिना वित्तीय अनुमति, बिना बिल्डिंग कमेटी की अनुमति के, क्या किसी के निज पैसे से कोई भी निर्माण, कोई भी स्ट्रक्चर लगाया जाना न्याय संगत है? और अपनी विवाद नहीं लाए, अपनी बात को सामने लाए। बात ये थी कि क्या ये मूर्ति जिनके पैसों से लग रही, क्या उनका वेरिफिकेशन हुआ? वो कौन लोग हैं? आज वो मूर्ति स्टॉल कर रहे हैं, कल वो मूर्ति के नाम पर न्यायालय में बताएं हमने अपने पैसों से लगवाई है, कल वो न्यायालय की प्रक्रिया में दखल देंगे। और जब न्यायालय की प्रक्रिया में एक बार कोई दखल देता है तो न्याय कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में संदेहास्पद हो जाता है कि ये न्याय पर लोग शक करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे जुडिशरी पर हम कभी उंगली नहीं उठने देंगे। विश्वजीत जी, राकेश जी, आप दोनों में से जो भी चाहे संयुक्त रूप से, कि आपने तमाम बात बहुत शांति से सुनी, आपका क्या पक्ष है और क्या आपका इनकी दलील पर आपका क्या तर्क? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी के आपने इतनी शानदार बहस के लिए हमें आमंत्रित किया और अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए जो है मौका दिया। मैं आपको और जो भी लोग इस शो को सुन रहे हैं उनको क्रांतिकारी सलाम करता हूँ, उन्हें जय भीम कहता हूँ सबसे पहले। और जो मूर्ति का मसला जो अभी चला, वाद विवाद जो चला, हम लोगों ने ज्ञापन दिया था माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय को। उनसे हमने मांग की थी कि जिला न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय में मूर्ति होना चाहिए डॉक्टर अंबेडकर की। उस पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया और उस आदेश के तहत जो है मूर्ति का काम चालू हुआ। ये मेरे मोबाइल में आदेश है प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ग्वालियर बेंच के नाम से, हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच के नाम, और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है परमिशन ग्रांटेड। और ये जो आपकी वो मूल प्रति है विश्वजीत जी आपके पास? जी जी। और पहली बार आपने उनको अनुरोध पत्र भेजा, हाँ, उसकी मूल प्रति वो सादे कागज में था? हाँ बिल्कुल सादा कागज में था, किसी लेटर पैड पर नहीं था। और लगभग उसमें 50 से ज्यादा 100 के लगभग वकीलों के जो है हस्ताक्षर से वो गया था, किसी एक व्यक्ति के नाम से नहीं गया था। उनमें तमाम सारे वकीलों ने। आप लोगों को ऐसा नहीं लगा कि बार एसोसिएशन को कॉन्फ्रेंस में रहना? मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, वो ना किसी दलित, ना किसी पिछड़े और ना किसी आदिवासी या ना अकेले मुसलमानों के हस्ताक्षर से गया था। उसमें हमारे सभी जो है वर्गों के, सभी जातियों के लोगों के नाम थे। और सर, और उस ज्ञापन को सब लोगों ने देखा भी है, सोशल मीडिया पर चला भी है। और जिन सवर्ण लोग हमारे वकीलों के उसमें नाम थे, उनको ट्रोल भी किया जा रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक लकीर खींची जा रही है जातियों की इस ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में। अम्बेडकर साहब ने खुद श्रेय देता हुआ लिखा है। मैं उस बात पे आ रहा हूँ, 389 सदस्य चुने गए जी। आपको ये बात मालूम है कि मध्य प्रदेश के अंदर SC ST OBC की आबादी कितनी है? मध्य प्रदेश सरकार का मुखिया एक आरक्षण की पिटीशन में प्रिंसिपल बेंच में, एक जबलपुर प्रिंसिपल बेंच में एक एफिडेविट देता है। उसमें कहता है 93% SC ST OBC की आबादी है। और अगर उसमें पिछड़े वर्ग के मुसलमान मिला दिए जाएं तो उसमें 94 या 95% जो है SC ST OBC मुसलमानों की आबादी इस प्रदेश के अंदर होगी। तो उन 389 सदस्यों में से हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारे देश के महापुरुष हैं 389। लेकिन उनमें से सोशल रिफॉर्मर कौन, इतना बड़ा कौन है जो इस देश के 99% 95% आबादी के लिए जिन्होंने
उद्धार की सोची हो, उन महिलाओं के उद्धार की सोची हो जो महिलाएं इस देश में हमेशा से शोषण का शिकार रहीं। वो महिलाएं सिर्फ दलित महिलाएं नहीं थी, वो महिलाएं सिर्फ वंचित महिलाएं नहीं थी, वो महिलाएं पिछड़ी महिलाएं नहीं थी, वो महिलाएं मुसलमान महिलाएं नहीं थी, आदिवासी नहीं थी, उनमें ब्राह्मण समाज की भी महिलाएं थी, उसमें ठाकुर समाज की भी महिलाएं थी, उनमें बनिया समाज की भी महिलाएं थी। सब महिलाओं के उद्धार के लिए काम किया। पूरा हिंदू कोड बिल बाबा साहब जो लेके आए वो महिलाओं के लिए था। तो आप उन्हें जाति के नाम पे कैसे बांट सकते हैं? और बात अगर रायजादा साहब की भी आ रही है तो रायजादा साहब में उनके बारे में भी उनका सम्मान करते हुए मैं उन्हें सबसे पहले क्रांतिकारी सलाम करता हूं कि उन्होंने अपना योगदान इस संविधान बनाने में दिया। हम कोर्ट में काम करते हैं, हमारे पास फाइलें होती हैं, हम अपने साथियों को बोलते हैं, हमें खुद जाना होता है कि हम फलानी कोर्ट में जा रहे हैं, इतने नंबर कोर्ट रूम में जा रहे हैं। वो कोर्ट रूम में जब हम जाते हैं तो किसकी कोर्ट होती है? सिंह साहब की कोर्ट होती है, शर्मा जी की कोर्ट होती है, या किसी और की कोर्ट होती है। उस कोर्ट में जो नाम लिखा होता है वो क्या बात टाइपराइटर जो है बाबू है उनका लिखा रहता है क्या? वो कोर्ट किसकी है? वो जो उसके मुखिया है, जो उसको चला रहे हैं। अब साहब कोई आदेश दे रहे हैं और टाइपराइटर टाइप कर रहा है तो क्या वो टाइपराइटर का आदेश है क्या? आप इससे उसका आकलन कीजिए। और उनका हम सम्मान करते हैं कि उन्होंने संविधान में बनाने में सहयोग किया। और रही जहाँ तक राव साहब की बात, तो स्पष्ट तौर पर ये मैं कह सकता हूँ कि जो राव साहब का नाम लिया जा रहा है कि वो असली संविधान निर्माता हैं। वो संविधान की जो प्रारूप समिति थी, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी संविधान बनाने के लिए, उसमें सलाहकार के तौर पर थे। अब 300 समाधि सदस्य थे, उन सदस्यों में प्रशासनिक काम था सरदार पटेल का। सरदार पटेल ने जो देश का एकीकरण किया उसमें डॉक्टर अंबेडकर का नाम हम घुसेड़ के गए कि ये डॉक्टर अंबेडकर की देन है, तो सरदार पटेल का अपमान है। चलिए अब ऐसा ही कोर्ट उस बिल्डिंग का मालिक है। हाईकोर्ट चाहे तो वकीलों को बाहर कर दे, हाईकोर्ट चाहे तो उसमें नया निर्माण करवा दे, हाईकोर्ट का विशेष अधिकार है। और जब चीफ का आदेश हो तो उसमें किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती। वकील हाईकोर्ट के रहमो करम पर काम कर रहे हैं उस बिल्डिंग के अंदर। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको 19/3 का जो परमिशन ग्रांट की साहब ने, माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने वहाँ के रजिस्ट्रार, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ने साइन कर। ये तो पुरानी बात हो गई, लेकिन 19 मई को जब आप लोग गए तो दोनों पक्षों को रिटायरमेंट के पहले उन्होंने तो मामला वो न्याय तटस्थ कर दिया ना मामला, कि उन्होंने कहा कुछ बोला, उन्होंने बोला कि शांत रहो, अब नए जस्टिस करेंगे जो करेंगे। जी, संयुक्त बैठक होना थी, दोनों पक्षों को सामने बिठा के होना थी, तो फिर अकेले जाने की क्या जरूरत? चलिए, आपको बहुत समय दिया। आप सिंह साहब और आशुतोष जी, इनकी पूरी बात आपने सुनी, आपको पूरा समय दूंगा, आप बिल्कुल बोलिए। मैं ये कहना चाहता था कि विश्वजीत भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। किस बात से? कि साहब वो कोर्ट साहब, वो फलाने साहब की कोर्ट और फलाने बाबू फलाने, ये कोर्ट तो थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। इसमें बाबूजी तो ये थे, जो बाकी लोग 289 लोग अध्यक्ष, मैं बोला तो आप नहीं बोले। संविधान जैसे लोकसभा स्पीकर, जैसे राज्यसभा का स्पीकर जो उपराष्ट्रपति होता है, यस, तो राष्ट्रपति के नाम से ही चलता है सब सिक्का। उपराष्ट्रपति लोकसभा का राज्यसभा का स्पीकर होता है। आप इस बात को समझिए। विश्वजीत जी, आपको क्लियर करता हूं, सुनिए। ये संविधान कैमरे में दिखाता हूँ। संविधान सभा के अध्यक्ष कैमरे में लीजिए राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि आपकी भाषा में जिनको बोले तो कैमरे में लीजिए, कैमरे में वो उसके जज है। और आपके जो बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो उसके बाबू हुए, वो उसके बाबू हुए। क्यों? मैं बता देता हूँ। 13 समितियां, अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। 13 समितियां थी। 13 समिति की एक समिति जो प्रारूप समिति, डॉक्टर अम्बेडकर पहले इनकी बात पूरी होने दीजिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए, पहले उसकी बात पूरी होने दीजिए। चलो अभी चले, अभी रजिस्ट्रार के पास चले, रजिस्ट्रार के पास चले और राजेंद्र प्रसाद की चलो बात होने दीजिए, पहले उनकी बात होने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। गरिमा रखिए साहब, आप अपनी बात रखिए सिंह साहब। संविधान सभा की 13 समितियों में से एक समिति प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो वो उसके जज कैसे हो गए? जो 13 समिति जो थी वो संविधान सभा को कॉन्स्टिट्यूट कर रही थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब 13 समितियों के 13 अध्यक्ष थे, उनमें से एक प्रारूप समिति थी जिसको आप ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। अब उस एक समिति के एक अध्यक्ष को आप जज बोल रहे हैं और बाकी सबको बाबू कह रहे हैं।
ये तो अपमान है। बाकी सबको नहीं बोला, बाकी सबको नहीं बोला, बाकी सबको बोला, सबको बोला। देखिए बनाने की अकेले जिम्मेदारी आपकी नहीं थी। बाकी लोग घास काट रहे थे। संविधान बनाने की बाकी संविधान लोग बनाने के लिए संविधान सभा का घास काट रहे थे। 95 लोगों का क्या बलिदान और त्याग देश भूल जाएगा। तो आप नहीं, और आप नहीं, हम तो सम्मान करते हैं, हम तो किसी को गाली नहीं देते, लेकिन आप तो बाबा साहब को गाली दे रहे हैं। सुनिए हम तो सुनिए किसी को गाली नहीं दे सुनिए, रहे। बाबू जगजीवन राम के बलिदान को जो पहले श्रम मंत्री थे उनको गा गए आदमी बाबू जी। तो आप बलिदान को सम्मान गा गए। क्या बाबू हम तो चाहते हैं, अरे कितने- बाबू आपके जगजीवन राम कितने की लोग कितनी हैं जो मूर्तियां बात पर मूर्ति आपने? लगी है, बाबू जगजीवन राम 18 दिन मैं संविधान बना। इतने दिन क्या ये घास काटते रहे? बताओ आप 298 लोगों ने घास काटी। आगे बता दो कि संविधान कितने लोग आपके समाज के माला पिलाने जाते अरे हैं? यार, इसी ग्वालियर में अरे क्यों? चौराहे पे उनकी मूर्ति लगी हुई है, आप बाबू जगजीवन राम साहब का नाम ले रहे हैं। बताया श्रीमान संविधान का पहला पन्ना जिस पर राम दरबार छपा है, संविधान का दूसरा पार्ट जिस पर भगवान राम और लक्ष्मण जी और सीता जी हैं। ये संविधान इसलिए कि भगवान राम और राम दरबार को इसलिए रखा गया कि देश राम राज्य की तरह चलेगा। और जिस अंबेडकर जी ने अपने उसमें कह दिया हम राम को नहीं मानते, हम भगवान को नहीं मानते, जो हमारे आराध्य को नहीं मानता उनको हम भी नहीं मानते। सीधी सी बात मंच पर कहता हूँ, टोक कर कहता हूँ। और जो व्यक्ति अपने लिखे हुए संविधान को, अपने लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन को अगर बदल जाए और कुछ लोग लाखों लोगों के साथ जाकर के ये कह दे कि मैं तो देश छोड़ रहा हूं और हिंदू धर्म छोड़ रहा हूं, नहीं तो मेरी बात मान लो। अरे क्यों? आपने लिखा ना, मैं आपकी बात पे मानता हूं कि अगर आप अपनी बात पर कायम थे तो आपका पूरा समुदाय, अंबेडकर जी को मानने वाला पूरा समुदाय, कोई भगवान राम को नहीं मानता। और जब भगवान राम को नहीं मानता तो संविधान के पहले पन्ने की गरिमा क्या रह जाती? बता दें आप एक चीज। अब मैं बात करता हूं, जिस आदेश की बात करते हैं, चीफ जस्टिस ने आदेश दिया, ये आदेश हाईलाइट किया हुआ, जूम करके दिखाइए। इस आदेश में लिखा हुआ, मैं पढ़ देता हूं, जो भ्रांति दूर हो जाएगी। 26 मार्च 2025 का कि 5 members सजेस्टेड टू पोस्टपोन द इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेचू। 5 लोगों ने कह दिया कि स्टेचू को पोस्टपोन कर दिया जाए और 2 मेंबर कहते हैं कि एग्रीड लगा दिया जाए। तो क्या ये संसद का संविधान, ये भारत का संविधान क्या ये कहता है कि मेजोरिटी के साथ चलेंगे या माइनॉरिटी के साथ चलेंगे? मेजोरिटी के साथ चलेंगे। और जब मेजोरिटी कहती है 7 में से 5 की मूर्ति का इंस्टॉलेशन पोस्टपोन कर दिया जाए, तो क्या वो संविधान से ऊपर हो गए माननीय जो वहां बैठ करके कहते हैं कि नहीं 2 जजों के फैसले को? तो क्या हम कैसे आस्था रख लें उस संविधान में जहां 5 जजों की अनदेखी कर दी जाए और 2 जजों की देखी कर दी जाए? ये संविधान नहीं कहता, इस संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। अब बात आती है, सम टाइम भी लिखा है उसमें, कुछ समय के लिए कह रहा हूं, को जो आदेश आया है, मैंने कहा नहीं तो वो आदेश लिखा ना, उसके बाद उन्होंने ये 5 मेंबर ने सहमति नहीं दे दी थी कि नहीं हमने सहमति दे दी, कल हमने मना कर दिया, आज कह दिया। दूसरा आदेश आया उसके बाद कि अब हमने सहमति दे दी है। ऐसा कोई आदेश आया? सम टाइम का मतलब क्या 10 दिन था? आगामी आदेश 20 दिन था। उसको पूरा पढ़िए ना, कुछ समय के लिए, हाँ, जब तक विवाद उत्पन्न है, हाँ, जब तो तक एक महीने उस समय विवाद विवाद तो करने वाले कौन थे? हम तो नहीं थे, विवाद करने वाले कौन मूर्ति थे? आप लोग लेकर के आए, मूर्ति दरवाजे पर लाए बिना न्यायालय की अनुमति के। हाईकोर्ट ने मंगाई मूर्ति, ऑर्डर हाईकोर्ट ने माइक पर बोला कि हाईकोर्ट ने मंगाई है। हाँ। और हाईकोर्ट किस माननीय अधिकारी ने, किस माननीय जज साहब ने आदेश दिया हाईकोर्ट मूर्ति का लाइए? कोई कि आदेश मूर्ति क्या आप नहीं? लेकर के आइए। मूर्ति आप लोग लेकर आइए। हाईकोर्ट से पूछिए, मूर्ति कितनी होगी? आपको आपके समुदाय के 2 लोगों ने भ्रष्टिगत किया, समुदाय से बाहर कर दिया कि आप 2 समुदायों के बीच में विवाद उत्पन्न करने के लिए ये मूर्ति लेकर के न्यायालय परिसर के बाहर आ गए और उससे 2 समुदायों में विवाद उत्पन्न हुआ। शहर की आवा, शहर की शांति आपने भंग की, हम लोगों ने नहीं। हम तो न्यायालय परिसर तो में मूर्ति किसने नहीं घुसने दी? हमने इसलिए नहीं कि माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो रही थी। हाईकोर्ट मूर्ति मंगवा रहा है, आप मूर्ति को दे रहे हैं, तो हाईकोर्ट की अवमानना कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? हाईकोर्ट में घुसाना का प्रयास करेंगे, हम 100 बार नहीं घुसने देंगे। इल्लीगल मूर्ति को इल्लीगल तरीके से चैलेंज कर रहे हैं, हम अवमानना थोड़ी कर रहे हैं। नहीं घुसने एक बात सुनिए, आपको एक बात से संतुष्ट कर देता हूँ, मन खुश हो जाएगा आपका भी। और बड़ा मेरा मन था कि आपको इस बात से बता दूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक आदेश था, यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ गुजरात SLP नंबर 8519/2006। इसमें कहा कि 2013 के बाद, देखिए बात सुनिएगा, 2013 के बाद भारत के किसी भी पब्लिक प्लेस पर लगाई गई मूर्तियां अवैध होंगी। और उसमें ये नहीं लिखा था कि आदेश माननीय जजेस पर लागू नहीं होगा, ये सिर्फ
आंख बंद की हुई जनता पर लागू होगा, ये आदेश सभी पर लागू होता। उसमें लिखा था कि हाईकोर्ट जजेस इस आदेश की मॉनिटरिंग करेंगे। ये ऐसा नहीं लिखा था कि विश्वजीत रतौंधिया जी मूर्ति लेके अंदर आ जाएंगे और हम लगा देंगे। हम बताएंगे माननीय न्यायालय को, बताने सीधा ठोक से बताने के गलत हो रहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो रही। और क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोर्ट हमारी मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय हो सकती है? उसमें लिखा है कि माननीय न्यायाधीश मध्य प्रदेश के न्यायाधीश और इसी कोर्ट में जबलपुर में सील नागू साहब गिरीश जैन बनाम मध्य प्रदेश शासन में 2021 में आदेश कर गए भोपाल के लिए अर्जुन सिंह जी की मूर्ति के लिए। उसमें कहा कि देश मध्य प्रदेश के अंदर 2013 के बाद की लगी हुई सारी मूर्तियां इलीगल अवैध है। ऑर्डर चाहिए, कॉपी मेरे से ले लीजिए। कि आप बात कर रहे हैं कि हाईकोर्ट ने मूर्ति मंगाई है। आपका डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ, इसका आदेश है 15/5/2025 का, जिसमें कि लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं, आप अच्छे से सुनिएगा। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ द्वारा किए गए प्रयास एवं उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से हाईकोर्ट बार ग्वालियर के अध्यक्ष श्री पवन पाठक जी ने 13 मई को आश्वासन दिया था कि हाईकोर्ट बार की मीटिंग करके हम 14 मई की शाम तक विरोध को खत्म करके बाबा साहब की मूर्ति को हाईकोर्ट बार के सहयोग से लगाने के लिए सहमत हैं। इसके लिए उन्होंने 14 मई को बार की मीटिंग भी आहूत कर ली थी। एडवोकेट राय सिंह बौद्ध एवं एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा ने अनुशासनहीनता करके स्वयंभू बनने के चक्कर में विरोध समाप्त होने से पहले ही जल्दबाजी में प्रशासन की बिना सहमति के स्वयं ही मूर्ति को ट्रक में लाकर हाईकोर्ट के गेट पर लाकर खड़ा कर दिया और भ्रम फैला दिया कि मूर्ति को प्रशासन लेकर आया है। विरोधी लोग मूर्ति को हाईकोर्ट के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, जबकि उच्च न्यायालय प्रशासन हाईकोर्ट बार के विरोध को समाप्त करके बार के सहयोग से मूर्ति लगाना चाहता है। इस कारण मूर्ति को वापस कर दिया गया और मूर्ति स्थापित नहीं की जा सकी। एडवोकेट राय सिंह बौद्ध और एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा के द्वारा की गई अनुशासनहीनता के कारण बहुजन समाज एवं संगठन को अपमानित होना पड़ा है। इस कारण इन्हें संगठन से निष्कासित किया जाता है। एक चीज आप बताएं, आपके संगठन ने इनको कैसे निष्कासित किया? कंक्लूड कर रहा हूं सर, कंक्लूड कर रहा हूं। ये संविधान सभा का 25 नवंबर 1949 का प्रोसीडिंग है और इस प्रोसीडिंग की किताब भी लाए हूं, आप चाहें तो कैमरे पर जूम करके देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है, जो श्रेय मुझे दिया गया, अम्बेडकर साहब लिख रहे हैं, जो श्रेय मुझे दिया गया उसका वास्तव में मैं अधिकारी नहीं हूँ। उसके अधिकारी श्री BN राव भी है, जो इस संविधान के संवैधानिक परामर्शदाता है और जिन्होंने मसौदा समिति के विचारार्थ संविधान का एक मोटे रूप में मसौदा बनाया। इस किताब में डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, सेंट्रल आर्कियोलॉजी लाइब्रेरी 342.54 नाम से आपको बुक मिल जाएगी। अब इसमें मैं दिखाता हूँ इस बुक में क्या लिखा है। ये पेज देखिए, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग, ठीक। इसके बाद अगला पेज देखिए, BN राव, इस पर अम्बेडकर साहब नहीं लगे इस किताब में। इसके बाद देखिए, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग बाय BN राव, एडिटेड बाय, ये एडिट की हुई बुक और ये सीरियल नंबर है डॉक्टर, और इसको फॉरवर्ड किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके अनुसार वो बाबू नहीं थे, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और अगर अध्यक्ष की अनदेखी करके आप किसी को भी बाबू को जज बना दे तो हमारे लिए तो ये 470 का मामला बन जाए। भैया ये बताओ, सारे वर्ल्ड में BN राव की कहीं प्रतिमा आज तक क्यों नहीं लगी? यदि BN राव ने भारत का संविधान बनाया तो क्योंकि हम प्रतिमा लेके जगह जगह नहीं, इसको लगा दीजिए, एक मिनट रुकिए। और जिन बाबा साहब की आप बात कर रहे हैं, उनके साथ 389 लोगों की आप जो बात कर रहे हैं, तो आपको ये बता दूं कि भैया कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत और किस व्यक्ति ने और कितने दिन काम किया। बाबा साहब ने जो भारत का संविधान तैयार किया वो 2 साल, एक मिनट सुन, मैं बीच में नहीं बोला, 2 साल 11 माह 18 दिन 6 घंटे 5 मिनट बनाकर तैयार किया गया और ये पूरे देश ने पढ़ा और पूरे विश्व ने जाना। ये नहीं कि इंडिया का एक व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है कि बाबा साहब ने, यदि भी आपके BN राव ने किया, हम आपकी बात को बड़ी कर देते हैं। इन 75 सालों में BN राव की एक जगह मूर्ति तो लगी होती, हम आपकी बात में लग जाएगी नहीं, लगी होती। आज इस परिस्थिति की बात कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी तक BN राव साहब की या 389 लोगों की बात कभी कहीं पर क्यों नहीं रखी गई पटल पर? जब बाबा साहब की मूर्ति लगने की बात आई तो आपको 389 लोगों की याद आ गई, इससे पहले क्यों नहीं आई? क्योंकि आपके पास उस मूर्ति को रोकने का कोई माध्यम नहीं था। एक नंबर 2, अब बात आती है बार को माइक को नहीं दिया गया। सबसे पहले बार को बनाता कौन है भाई? हम और आप वकील मिलकर जब चुनाव देते हैं, चुनाव करते हैं, तो वो बार की बॉडी बनती है, बार नहीं बनती। बार तो एक व्यक्ति भी अपने आप में बार है, क्योंकि जब एक वकील के साथ अत्याचार होता है तो ये माना जाता है कि बार के साथ अन्याय हुआ। तो उस बार को बनाया किसने? हम सभी लोगों ने। क्या जब सभी लोग विरोध करने गए तो बार की साधारण सभा की मीटिंग हुई? पहली बात। दूसरी बात, जो बार के अध्यक्ष थे शरनाम सिंह कुशवाहा, जो बार के उपाध्यक्ष हैं, वो
स्वयं मूर्ति के समर्थन में है, तो हम एक मिनट समुदाय नहीं, तो हम ये कैसे मान लें कि पूरी बार मूर्ति के विरोध में है? उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट है और जो बार में मूर्ति लगने का समर्थन कर रहा, हमारा जो अनुमति नहीं लिया, साधारण सभा की बॉडी ही नहीं बनाई गई। और एक मिनट बोलना, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला हूं। देखिएगा, इंडिया में ना कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है, ना कोई पुस्तक श्रेष्ठ है, इंडिया में प्रक्रिया श्रेष्ठ है, संविधान में प्रक्रिया श्रेष्ठ है। अब प्रश्न पैदा होता है कि आपने जिस साधारण सभा को, आपने जिस बार को कह के विरोध किया, क्या आपने वह प्रक्रिया पूरी की जो प्रक्रिया पूरी होना चाहिए थी? पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट में मूर्ति हम विरोध करते हैं, हम ये दोनों बातें गलत हैं, क्योंकि कोर्ट बिल्डिंग में एक प्रशासनिक न्यायाधीश होता है और उसकी जिम्मेदारी होती है कि कोर्ट परिसर में क्या काम होना चाहिए और क्या काम नहीं होना चाहिए। और जो महामहिम, ये मान लिया जाए कि आप प्रशासनिक न्यायाधीश महोदय पर उंगली उठा रहे हैं। मैं उंगली नहीं डाल, मैं प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ। अजय, मेरी प्रक्रिया बताना उंगली है तो मेरी उंगली मान लीजिए। भाई, हमने आज तक इस देश में किसी विचारधारा, किसी धर्म विशेष का कभी कोई विरोध नहीं किया। हमने आपने राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति लगाने का हमने कभी विरोध किया? भाई, हमने तो कभी विरोध नहीं किया। जहां बाबा साहब की मूर्ति की बात आती है, बड़े भाई तुम 389 नहीं, पूरे 700 की, हमने तो कभी विरोध ही नहीं किया। और जब एक चीज तय थी, और हमेशा ऊपर से नीचे वाले अनुसरण करते हैं। राकेश जी, एक सवाल आपकी मैं दे दूं आपको जी, कि ये जो आप कह रहे हैं जी, सारी बातें मैं आपकी पूरी सुन जी, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है जी, और मैं दर्शकों को भी आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता जी, कि आखिर ये राजनीति की भेंट क्यों चढ़ाया जा रहा है पूरा मामला? एक बात। दूसरी बात, इसमें बाहरी लोग क्यों आ गए? तीसरी बात, हम अपने ही खुद प्रोफेशन की गरिमा और मर्यादा का ध्यान नहीं रख रहे, तो ये अच्छी बात है। तीनों बातों का संदेश क्या जा रहा है? मैं तीनों बातों को जवाब देना चाहता हूँ। श्रीमान सुनिए, बाबा साहब आइकॉन ऑफ इंडिया नहीं, बल्कि अमेरिका ने नॉलेज ऑफ सिंबल से नवाजा है। और अमेरिका ने ये कहा भी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने, यदि ये हमारे देश में पैदा हुए थे तो हमने सूर्य का नाम से सुशोभित कर। देखिए, समझने वाली बात यह है कि जब एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हमारे भी सीनियर हैं और वो एक आइकॉन के बारे में ये कहते हैं कि मूर्ति ही नहीं बचेगी। देखिए, जब एक परिवार का विवाद होता है, हमारा आपका पारिवारिक विवाद था, आप हमसे सीनियर थे, आपने कभी हम लोगों को कॉल करके बुलाया कि भाई चलो इस मसले पर, अपन परिवार के लोग हैं, क्यों लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, बैठ के निपटा लेते हैं। एक बात, जब एक आइकॉन को, इसकी क्रोनोलॉजी, ये 7 लोग जो कमेटी थी, बिल्डिंग कमेटी, उनमें 2 लोगों ने कहा कि मूर्ति लगा दी जाए। 5 लोगों का कहना ये नहीं था कि मूर्ति नहीं लगाई जाए, उनने ये कहा था कि कुछ समय के लिए इसको डिले किया है जबकि आपसी सौहार्द कायम ना हो जाए। उनका प्रेजेंटेशन ये था कि विवाद की स्थिति निर्मित ना हो, क्योंकि समाज में गलत संदेश। हाँ, हमारा ये पढ़े लिखे लोगों का परिवार है। थोड़ा ऊपर प्रशासनिक न्यायाधीश की देख-रेख में, और वहां 15-15, 20-20 लोग झुंड बना के बैठ रहे हैं, और उस पर जब कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो फिर लोगों में ये सुबह पैदा हुई कि इतने समय से मूर्ति बन रही है। मतलब आपने कहा प्रशासनिक न्यायाधीश की देखरेख में जी, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं यहाँ जी, उनकी ड्यूटी थी इसमें इन्वॉल्व है। जी, मैं बिल्कुल सीधा कहना चाहता हूँ, इन्वॉल्व है। उनकी ड्यूटी थी कि कोर्ट कैंपस में इस तरह समूह बना के लोग बैठे हैं और उन्हें एक भी व्यक्ति पे कोई नोटिस नहीं दिया, कोई क्रिया नहीं की, कोई प्रतिक्रिया नहीं की, और वो आराम से सारा तमाशा देखते रहे और एक परिवार के लोग आपस में लड़ गए। बताया आपकी न्याय प्रक्रिया तटस्थता से चलती है जी, या फिर विचार को, भावनाओं के अतिरेक को फैसले में शामिल किया जाता है? जी नहीं, न्याय प्रक्रिया एक तटस्थ भूमिका में रहती है और प्रक्रिया के तहत तटस्थ निर्णय लेती है। ये न्याय तटस्थ रहेगी। पहली बात यह है कि क्या आप लोगों को विधि सम्मत तरीके से इस मूर्ति को लगाने की अनुमति आज दिनांक में है? अगर आज दिनांक में है तो वो आज अस्तित्व में है क्या वो आदेश? पहला सवाल है ना, सुनते जाइएगा। दूसरा सवाल कि क्या बार और बेंच के बीच में एक दूसरे के पूरक वाली बात है, उसमें पूरी तरह से सौहार्द, विश्वास और बिना विवाद के मूर्ति स्थापना को लेकर के कोई आपके सामने पक्ष आया है? तीसरी बात, इसमें दोनों ही पक्षों के बाहरी लोगों का कूदना न्यायिक सेवा, न्याय की प्रक्रिया में उसकी गरिमा और आप जैसे वकालत के प्रोफेशन की मर्यादा कितनी भंग हो रही है, और उसके लिए जिम्मेदार आप लोग दोनों पक्षों में
कौन हो और दिखाइए। देखिए एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति के लिए ज्ञापन दिया। ठीक, किसको दिया? जो मध्य प्रदेश जुडिशियरी के मुखिया हैं। हाँ, न्यायाधिपति महोदय को दे दिया आपने कैद साहब। अब विषय ये है कि परमिशन उस मूर्ति को हम नहीं लगवा रहे हैं, उस मूर्ति को हाईकोर्ट लगवा रहा है। अच्छा, वो मूर्ति हाईकोर्ट का विषय है। वो मूर्ति हाईकोर्ट प्रीमाइसेस में लग रही है, उस प्रीमाइसेस का मालिक जो है हाईकोर्ट है। बार के विश्वास की बात है, हाँ। जहाँ तक बार के विश्वास की बात है, जब बार ने विरोध प्रदर्शन चालू किया तो 25 मार्च को हम सभी वकील जो है शांतिपूर्ण तरीके से माननीय रजिस्ट्रार साहब के पास ज्ञापन देने गए थे कि जल्दी से जल्दी मूर्ति का काम चालू संपन्न किया जाए ताकि न्याय की भावना जन जन तक, गरीब वंचितों का पहुंच सके। तो हमने जो ज्ञापन दिया था और उस ज्ञापन की एक प्रति हमने माननीय अध्यक्ष महोदय को दी थी, और अध्यक्ष महोदय ने, हमारा बार का दुर्भाग्य है कि हमें अध्यक्ष महोदय ने बार का सदस्य नहीं समझा और उन्होंने हमें उसकी एक रिसीविंग भी नहीं दी, आज दिन तक नहीं दी। हमने तो अपना काम पूरा किया। उनके पास जब ज्ञापन गया वो सादा कागज पे ज्ञापन था, उस ज्ञापन पे आप ये देखिए क्या उस पर विचार करने वाली बात यह है कि हम जो जिन लोगों ने ज्ञापन दिया वो बार के सदस्य नहीं है क्या? अगर मैंने दिया, इन्होंने दिया, क्या किसी और भी वकील ने दिया, वो बार के सदस्य नहीं है क्या? मेरा ये कहना है कि 2025 से पहले ज्ञापन क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? 5000 वकीलों में से कितने वकीलों ने आपके इस पर साइन किए? कितनों ने? अगर आज मैं इसका वेरिफिकेशन करा दूं तो 5 वकील से तो मेरे बात हुई जो ये कहते हैं मेरे हस्ताक्षर ही नहीं है। बात करता हूँ बाहरी लोगों का पैसा, बाहरी लोगों के पैसे से सरकारी जमीन पर मूर्ति लग कैसे सकती है? ये कानून इजाजत नहीं देता। अब बात आती है अगली कि क्या बहुमत से 7 में से बहुमत आज भी इनके पक्ष में है? पोस्ट बनूंगा, ये नहीं कहा कि लगा लो, दिया आपको अनुमति। अच्छा, उनका एक जो बात थी उसका जवाब चाहूंगा आपसे जी कि कैद साहब चले गए लेकिन आदेश नहीं बना है, उस सेवानिवृत्त हुए वो, लेकिन आदेश अभी भी अस्तित्व में, ऐसा इनका कहना है। 26/3/2025 5 members suggested to postpone the installation of statue of Dr. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar for some time. However, 2 members have agreed that statue of बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर who is the maker of the Indian Constitution has already been installed the Supreme Court of India. Therefore, if few advocate are opposing, आदेश में लिखा है कुछ एडवोकेट है ना, और आगे we should ignore the same and work to be complete according. सबसे पहले मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। ये जो आप जो आदेश बता रहे हैं वो चीफ जस्टिस साहब का नहीं है, वो युगल रघुवंशी जी का आदेश है जो कि रजिस्ट्रार है। आप मुझे ये बताते हैं रजिस्ट्रार की क्या पावर होती है? क्या रजिस्ट्रार किसी अथॉरिटी को, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को ऑर्डर दे सकता है? क्या उसके पास पावर है? क्या उसके पास पावर है? आप पूरी मीडिया में चिल्ला रहे हैं हमारे पास चीफ जस्टिस का आदेश है। आपके चीफ जस्टिस का कहीं भी कोई आदेश है? आप जो दूसरा जो शुरुआत में लेके आ गए, ये लेके आए हैं जो आपके राजीव पाल साहब ने जो ऑर्डर, ये ऊपर वाली लाइन पढ़ना जरा, बोल देंगे ऊपर वाली कौन सी? इन द अफोर्सेड मैटर्स ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैज प्लीज्ड टू एक और है। तो जब चीफ जस्टिस ऑर्डर करते हैं, अच्छा आप ये बताएं, आप अधिवक्ता हैं, आप अधिवक्ता हैं, तो जब कोई आदेश, मेरी बात मुझे बोलने बोलिए, जब कोई आदेश कोर्ट के द्वारा पारित होता है तो वो आदेश पारित कौन करता है? हम केस लड़ते हैं, अधिवक्ता हैं। जब हमारा कोई भी ऑर्डर आता है तो उस पर जज ऑर्डर करता है या बाबू ऑर्डर करता है? बाबू का नाम होता है या जज का होता है? जब चीफ जस्टिस का ऑर्डर है तो चीफ जस्टिस का नाम और सिग्नेचर क्यों नहीं है? चीफ जस्टिस क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे रजिस्ट्रार क्यों लिखा हुआ? अध्यापक ने आदेश क्रमांक कहाँ है? कहाँ है? क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रजिस्ट्रार होल्ड करते हैं? वो डायरेक्शन देने की पावर है उनको? रजिस्ट्रार सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्री की पावर उनके पास है, एडमिनिस्ट्रेटिव को पावर देने की और ऑर्डर देने की, डायरेक्शन देने की उनके पास कोई पावर नहीं है। अब आप ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस का ऑर्डर है, तो सबसे पहले ये अपनी गलती को आप सुधार लें कि ये आपके चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर नहीं है। लेकिन एक बात थोड़ा सा आप लोग बताएं, आप चारों ही बताएं कि एक रजिस्ट्रार, ठीक है, एक कोई ऑर्डर दे, ऊपर लिख रहे हैं इन द अफोर्सेड मैटर्स द ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैज बीन प्लीज्ड टू पास ऑर्डर एज बिलो। हाउ इट कैन पॉसिबल? इट्स इम्पॉसिबल।
मौखिक आदेश नहीं चलता, वो लिखते हैं, नोटशीट लिखी जाती है और नोटशीट अस्तित्व में होती है। चीफ जस्टिस को आपने ये कभी- चीफ जस्टिस को कैसे एड्रेस कर रहे हैं? किस ये पावर? गलत कर रहे हैं, इनको पावर नहीं। जैसे आप देखते हैं कोई गजट लिखा होता है, सचिव साइन करता है, वही लिखता पूछना चाह रहा हूं। वो सचिव मैं तो लिखता नहीं है। जानता, मैं नहीं, वही नहीं, समझता मैं क्लियर करता हूँ, सचिव लिखता है, माननीय राज्यपाल महोदय के आदेशानुसार नीचे साइन करता है। यहाँ लिखा है कहीं ऐसा? इनने ये लिखा है कि अब वो उनको खुशी होगी, has been pleased to order, हम कुछ प्रसन्नता पूर्वक हम कुछ नीचे कर- लिखी हुई बात को वो कर रहे हैं। खुश करने से कोड नहीं चलता, किसी को खुश करके और तेल लगाने से कोड नहीं चलता, कोड कागज से चलता है। कानून से चलता है, दूसरा ऑर्डर आपने जो आवेदन दिया उसमें आपने 30-35 लोगों के सिग्नेचर कर लिए। 8,000 में से 30-35 लोगों के सिग्नेचर आपने करके भेज दिए। किसको भेजे? आपने चीफ जस्टिस साहब को भेजे, जो कि आपके समुदाय से आते थे। आपने एडीएमजे साहब को नहीं भेजे, जो कि ग्वालियर का एडमिनिस्ट्रेशन हाईकोर्ट का संभालते हैं, जिनको जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ग्वालियर का जो संभाल रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप एडीएमजे साहब को जो है वो अपना एप्लीकेशन वो भेजते, आप बार को एड्रेस करते, बार के थ्रू आप वो उसको भिजवाते एडीएमजे साहब के थ्रू। एडीएमजे साहब बनवाते, लगवाते या उसको रिजेक्ट करते या आपके चीफ जस्टिस साहब को भेजते। ऐसा आपने नहीं किया, आपने कुछ सिग्नेचर करके सीधा अपने मुख्य न्यायाधिपति साहब को भेज दिया। अब उसके बाद जो एक आदेश पारित होता है, इसमें राजीव पाल जी के सिग्नेचर है। इसमें ये कह रहे हैं, कलेक्टर को इन्होंने सीधा लिख दिया। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी जुडिशियल ऑर्डर है, किसी आपके चीफ जस्टिस का भी इसमें हवाला नहीं है। इसमें लिखा है, मैं इसको पढ़ देता हूं। विथ रिगार्ड टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव, प्लीज फाइंड एनक्लोज्ड हियरविथ अ कॉपी ऑफ रिक्वेस्ट लेटर रिसीव्ड फ्रॉम बार एसोसिएशन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ एमपी। बार का कहां है? कहां है बार का? जी लेटर तैयार। ग्वालियर एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्वालियर, where a prayer has been made to kindly issue direction for installation of statue of Sri Baba Saheb Ambedkar in the premises of High Court of MP Bench Gwalior as well as District Court Gwalior. Therefore, the matter is hereby forwarded to you for taking immediate action in this regard and apprise this registry accordingly. अब ये दोबारा वही बात कहूंगा मैं, क्या रजिस्ट्रार को पावर है कलेक्टर को डायरेक्टली कोई ऑर्डर पास करने का? क्या रजिस्ट्रार पावर होल्ड करते हैं जो वो कलेक्टर को कोई आदेश दे दे कि आप इसमें मूर्ति लगवा दीजिए? तो आपकी बार एसोसिएशन ने कुछ दिया होगा रजिस्ट्रार को, तो अभी तो लिखा है बार नहीं, ये तो इनका ही आवेदन है, जो इनका ये जो फर्जी आवेदन है 30-35 लोगों के आवेदन कोई signature- बाहर लिख रहे हैं वो इनके। अब ये संलिप्तता आप देखिए कि पहले आप एक फर्जी आवेदन बना के पास कर देते हैं चीफ जस्टिस साहब को। चीफ जस्टिस साहब का कोई ऑर्डर नहीं आता है, उस पर ऑर्डर आता है प्रिंसिपल रजिस्ट्रार साहब का। राजीव पाल जी जो हैं वो ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं करते हैं। जैसा कि दूसरा आदेश जो आप बता रहे हैं, चिल्ला के बता रहे हैं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैज बीन प्लीज्ड टू पास ऑर्डर एज बिलो, इसमें ऐसा कहीं नहीं है। इसमें ये है कि आप मूर्ति का इंस्टॉलेशन करवा दीजिए, ये रजिस्ट्रार साहब लिख रहे हैं। अब ये कैसे लिख रहे हैं? क्या आपको 8,000 लोगों में, दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जो बार के पदाधिकारी हैं वो कोई पावर होल्ड नहीं करते हैं, हम सब बराबर हैं। तो 8,000 लोगों की बार है, 8,000 लोगों की बार में से क्या हर व्यक्ति अध्यक्ष होगा? समिति क्यों बनाई जाती है? समिति में पदाधिकारी क्यों बनाए जाते हैं? इस देश में दो व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था पायदान वाली व्यवस्था है जिसमें सिस्टम है कि ये अमुक जाति ये ऊपर होगी, फिर उसके अमुक ये जाति होगी, उसके ऊपर ऊंची जाति होगी। क्योंकि बाबा साहब की जो विचारधारा है उनने सारे भी ऊंच नीच के भेदभाव को मिटा के इस देश में समानता की व्यवस्था का जन्म संविधान को देकर किया, जिसके अनुसार एक मजदूर का बेटा और एक राष्ट्रपति का बेटा एक पैमाने में भारत के कानून में मापा जाएगा। क्या आपके बाबा साहब ने एक समाज के छोड़ के अभी बीच में किसी नहीं, और बीच में समाज के लिए कभी बीच भी में कुछ नहीं। किया? बीच में नहीं, 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 कुछ किया? बीच में नहीं, कुछ किया? इस देश के लिए बहुत कुछ किया। बीच में नहीं, बीच में नहीं। पूरे राष्ट्र के लिए क्या बड़ा है? अरे पूरे राष्ट्र के लिए क्या बाबा साहब ने? एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए क्या? यही मानसिकता है। वही मानसिकता। अब मैं आपको बताता हूं। करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं। मैं काले की 2003 की रिपोर्ट है,
अब यदि समाजवाद और जातिवाद पे आना चाहते हैं, मैं मैं कहने 2003 ले जाना में नहीं थे। चाहता। हाँ, मैं कहने साहब 2003 में थे। अरे नहीं, अरे अरे सब बधाई हो, सब बधाई आप आपने रिपोर्ट तो सुन लें, आप जल्दी में क्यों? थोड़ा ऊपर कर ये हिंदुस्तान ऑफ टाइम्स में निकला। पहले तो मुझे लगा पहले मर चुके थे शायद। नहीं, अरे- आपने नया कुछ पैदा कर दिया अम्बेडकर साहब के बाद। नहीं, आप तो मुद्दे पे 1 मिनट में अपनी धन्यवाद बात साहब, मैं काले अपनी साहब बात को रखिए। एक मिनट, सबसे पहले तो मुझे अफसोस होता है जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब ने एक जाति के खिलाफ, बाबा साहब ने इस देश में समानता के लिए कुछ नहीं किया। वेरी गुड। और बाबा साहब ने अपने समाज के लोग को किया। एक ही पिछड़ों को किस चश्मे से देखा साहब? आज पिछड़ों को भी उन्होंने उसमें डाला। संविधान पिछड़ों सभा को में कितने डाला। लोग थे 32 पढ़ के देख रहे हैं आप? अनुसूचित जाति जनजाति से आए थे। बाबा साहब ने होते तो समझदार थे क्या? बाबा साहब ने कुछ किया नहीं। आजकल मैं बताता हूँ 332 पढ़िए आप। क्लियर करता हूँ। मेरी बेटी जब 5वीं क्लास में पढ़ती थी पूछती पापा मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलती, इनको क्यों मिलती? हम तो गरीब है, ये तो पैसे वाले। एक IAS के बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है, हमारे बाप के बच्चे को नहीं मिलती। गलत कह रहे हैं, क्यों? इनकम टैक्स के दायरे में जो आता है उसे स्कॉलरशिप आप नहीं ये भी मिलती। गलत नहीं है, SC/ST में आप ये भी गलत कह रहे हैं। मैं दिलवा दूं। आप ये गलत कह रहे हैं। राजपूतों को आप छात्रवृत्ति कहाँ से दिलवा रहे हैं? आप गलत कह रहे हैं। नहीं मिलती राजपूतों को छात्रवृत्ति। बिल्कुल राजपूतों को नरेंद्र मोदी से पहले कभी नहीं मिली। मेरी एक सीधी सी बात है, आप अब बहुत छोटे में सारगर्भित तरीके से बिंदुवार बताइए कि मूर्ति लगाने के पीछे जी आपके पास में क्या कानूनी प्रावधान या अधिकार है, क्योंकि उतना बता दीजिए। जी, बाबा साहब इंडिया के आइकॉन है, संविधान निर्माता है, भारत के प्रथम कानून मंत्री। संविधान निर्माता नहीं है। तुम यार संविधान बार-बार कह निर्माता रहे एक हो। एक मिनट उनको बोलने हाँ, दीजिए। ऐसा उनका है। अपनी, हाँ, आप ठीक है। उनका अपना मत है ना, जी है ना, ये हम लोग हमारा स्वतंत्र मत वाला देश है ना, सबको अपना अपना है ना। आप लोग तो और- अभिव्यक्ति की आजादी वाला देश नहीं है। हाँ ठीक है, चलिए संविधान निर्माता चलिए नहीं है। राकेश जी, चलिए चलिए। और बाबा साहब की जो स्टेच्यू है वो सुप्रीम कोर्ट में भी लगी हुई है, तो आप ये भी नहीं कह सकते। और एक प्रेरणा का स्रोत है कि हम इस देश में सामाजिक न्याय, बंधुता के साथ और समानता के रूप में निवास करें, इसलिए बाबा साहब की मूर्ति लगना। अब आप बताइए साहब, मेरा ये बिल्कुल कहना था शॉर्टकट। कि बाबा साहब आपके और अपने समुदाय के, अपने अनुयायियों के आइकॉन हो सकते हैं। अच्छी बात है, सबके आइकॉन होते हैं। ठीक, किसी का रावण है, किसी का राम है, किसी के बाबा साहब है, सबके अपने अपने हैं। अब मेरा ये कहना था, इसमें बिल्कुल सीधी सी बात कि आप इस संविधान में सिर्फ एक चश्मा देखा गया। राजा मनु ने या मनु ने जो स्मृति में लिखा, वहाँ 4 वर्ण थे। यहाँ पर भी अम्बेडकर साहब 4 वर्ण बनाए, जनरल, SC, ST, OBC। और OBC को किस चश्मे से देखा? एक सोने चांदी के काम करने वाला व्यक्ति भी OBC में, और एक धूप में तपने वाला, लोहे का काम करने वाला, वो भी OBC में। एक चीज, और फिर OBC वालों को आपने किस वर्ण में रखा? अगर वो दलित वर्ण में रखते हैं तो उन पर SC/ST एक्ट क्यों लगता है? और फिर अगर क्रीमी लेयर की बात करूं कि क्रीमी लेयर की बात, तो क्या क्रीमी लेयर ने जनरल आरक्षण छोड़ दिया, जनरल में आ गए? ये एक समान चश्मे से नहीं देखा गया। ये चश्मा सिर्फ अपने समाज के 75 साल में जो समुदाय अगर आज भी कहता है कि हम आरक्षण के रोड पर कूद करके लड़ने की बात करता है, तो समानता की बात कहाँ है? आज हम जब बाजार जाते हैं कुछ खाने, हम किसी से आई कार्ड नहीं पूछते, हम अपना भाई मानते हैं, उसके हाथ का खाते हैं, उसके हाथ का घूमते हैं, कोई भेदभाव नहीं, सभी लोग मंदिर में जाते हैं। तो आज ये आरक्षण और संविधान की समानता एक साथ आ जाए, अमेंडमेंट पास करो, बोले दिल खोल करके हमारे 95% वाले बच्चों के साथ आप 45% वाले बच्चे बराबर से भाग लेंगे और बराबर से पार्टिसिपेट करेंगे। जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बार बार चूंकि मुद्दा आरक्षण का नहीं था, भाई चोर की मौसी से मत बोलना, क्योंकि वो मेरी मौसी है। आरक्षण जिंदा काय पे, जाति पे। अरे उपनाम प्रथा खत्म करो यार, सीधा नाम देखो। 1 मिनट, हम काहे छोड़ आप उपनाम प्रथा खत्म करिए, सीधा नाम देखिए, हर मापदंड निकल के आ जाए, कितने % वाले किसमें कितनी योग्यता है। अरे तो- इंडिया में 2 DSC की परीक्षा सिर्फ 2 लोगों ने पास की, और दोनों ही ऐसी समाज से थे। ये तो आपका, ये आपका नहीं, यदि आपके तो आप जनरल के सरनेम क्यों लगाते हो? पास किया तो आप स्वयं जनरल के बताएं। सरनेम क्यों लगाते हो? आपको सारे सरनेम जनरल हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। रिजर्वेशन मैं कहता हूँ लगाते हो और कि आप अपना आप ये सारे सरनेम सरनेम प्रथा खत्म करिए और एक मापदंड में आ जाइए। क्यों हम सरनेम क्यों छोड़े? अरे वाह, हम कोई बात क्यों नहीं, हम सरनेम नहीं जोड़ेंगे। हाँ, मतलब तो फिर आप देखिए, खुद जो हो, नहीं तो हम आरक्षण नहीं छोड़ेंगे। बार बार मूर्ति की बात करते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति जो है वो लगना चाहिए, हाई कोर्ट में भी लगना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में भी लगना चाहिए, थाने में भी लगना चाहिए, चौराहे पे भी लगना चाहिए, हर जगह पार्कों में भी लगना चाहिए, हर जगह लगना चाहिए। जबकि ये खुद को बाबा साहब के अनुयायी बताते हैं। आपके बाबा साहब खुद ही मूर्ति का विरोध करते थे, वो खुद ही 22 प्रतिज्ञाओं में से कह के गए कि मैं मूर्ति का विरोधी हूँ। आप उनकी मूर्ति को जगह जगह लेके घूम रहे हो, कहाँ इसको रख दें? अभी 3 दिन पहले भितरवार की घटना है
एक जगह पे ले जाके मूर्ति को रख दिया रातों रात, प्रशासन खाली हटाने गया तो प्रशासन के साथ पत्थरबाजी की, समुदाय के लोगों ने, इन्हीं के समाज के लोगों ने। आप उन बाबा साहब की बात करते हो, आप उनको कहाँ फॉलो करते हो? उनका विरोध तो आप खुद ही कर रहे हो, उनकी मूर्तियों को। कुल मिला के ऐसा लगता है कि ग्वालियर की इस पूरी की पूरी जो घटनाक्रम चल रहा है और जो गतिविधि चल रही है, इस गतिविधि का जो एक सार्थक पटाक्षेप है वो तभी हो पाएगा जब दोनों पक्ष एक साथ बैठेंगे और विवाद का संवाद के जरिए हल निकालेंगे और इस बात को मानेंगे कि कानून की प्रक्रिया, विधि की प्रक्रिया जज्बातों से, भावनाओं के अतिरेक से नहीं चलती। दोनों पक्षों को यह मानना पड़ेगा और इसके बाद ये भी आत्मचिंतन का विषय होना चाहिए कि आखिर एक ऐसा विषय जो एक परिसर के भीतर का था, उसको आप जो है सार्वजनिक कर गए, देश दुनिया तक ये विषय पहुंच गया और इस विषय ने राजनीति की रोटी सेकने वालों को इन वकालत के पेशे से जुड़े दोनों पक्षों के वकीलों के माध्यम से एक नया मुद्दा बैठे बिठाए दे दिया है। तो ऐसे में दलित समाज, सवर्ण समाज, विरोधी और समर्थक सबको ये तय करना पड़ेगा कि मूर्ति लगे नहीं लगे, लेकिन न्याय की प्रक्रिया निर्बाध गति से चले, परिसर में अमन शांति रहे और ग्वालियर की फिजा में किसी भी तरह का सामाजिक शांति का जो माहौल है उसको बिगाड़ने का कारण दोनों पक्ष ना बने, समाज यही अपेक्षा करता है। इस बड़ी बहस में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।